Okay, so in the previous lecture, we covered the concept of speed time graph. Speed time graph से related जितने भी concepts है वो हमने previous lectures में cover किए हैं. आज उसी को carry forward करते हुए एक नया concept cover करना है हमने, which is distance time and speed time connecting towards the thinking distance and the braking distance. तो distance time graph और speed time graph दोनों को carry forward करते हुए हमने कनेक्ट करना है आज के नए कॉन्सेप्ट के साथ. सो स्टार्टिंग अप विद द स्पीड टाइम ग्राफ, you would see that your speed was going okay and it was going like a uniform rate. At a uniform rate हमारी speed change हो रही थी, where the acceleration is considered to be constant. अब अचानक से हुआ कुछ ऐसे कि एक आंटी जो है वो भागती हुई आपकी गाड़ी के सामने आ गई. अब आपने ये परसीव करना है कि आंटी के साथ क्या किया जाए. आंटी को छोड़ दिया जाए या आंटी को उड़ा दिया जाए. अब जैसे ही आपके सामने आंटी चल के आएंगी तो होगा कुछ ऐसे कि आपका एक्सेलरेटर तो हट जाएगा पीछे एंड यू वुड गो ऑन विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो जैसे ही आप ऑब्स्ट्रक्शन को नोटिस करते हैं, एज सून एज यू ऑब्जर्व द ऑब्स्ट्रक्शन, योर स्पीड इज गोइंग टू बिकम कांस्टेंट. यहां पर आपकी स्पीड क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है. सो राइट एट दिस पॉइंट यू हैव सीन द ऑब्स्ट्रक्शन. तो जो भी रुकावट है आगे वो आपको नजर आ चुकी है. नाउ एज सून एज यू like observe the obstruction, your speed is going to become constant. आपकी स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी और उसके फौरन बाद आप ये परसीव करते हैं कि मुझे अपनी स्पीड रिड्यूस करनी है या जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसे डॉज करना है. लाइक शैल आई मूव फ्रॉम द अदर साइड और शैल आई लाइक रिड्यूस माय पेस. तो इस पूरे प्रोसेस के दौरान आपका जो ब्रेन है वो बहुत सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा होता है. इट इज लाइक कैलकुलेटिंग द साइड डिस्टेंसेस and it is also observing that whether I shall like press the brakes and if I would be pressing the brakes तो मेरे ब्रेक प्रेस करने का रेट क्या होगा. what would be the rate of my brakes pressing. तो अब यहाँ पर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है. सो एट दिस वेरी पॉइंट योर स्पीड इज कांस्टेंट एंड यू आर नॉट इंक्रीजिंग योर स्पीड. तो आपकी स्पीड जब कांस्टेंट है तो इस पोजीशन को हम कहते हैं हमारा थिंकिंग टाइम. बिकॉज ओवर हियर दिस इज द प्लेस जहां पर हम प्रोसेस कर रहे हैं चीजों को, वेयर वी आर लाइक एनालाइजिंग द थिंग्स एंड वी वुड बी प्लानिंग फॉर द वे फॉरवर्ड. सो दिस रीजन इज कॉल्ड द थिंकिंग टाइम. और थिंकिंग टाइम ही वो टाइम होता है जहां पर आपने अपनी स्पीड को कांस्टेंट रखा होता है एंड यू आर लाइक प्रोसेसिंग. ड्यूरिंग दिस टाइम आपने जो भी जर्नी कवर कर ली है, जो भी डिस्टेंस कवर कर लिया है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस. सो इफ वी आर डीलिंग विद स्पीड टाइम ग्राफ और हम फिगर आउट करना चाह रहे हैं अपना डिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर पोर्शन, तो हम इसको डिवाइड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ शेप like this. तो ये मैंने दो रेक्टेंगुलर शेप्स में स्प्लिट कर लिया है अपने पूरे एक रीजन को, which is right over here. So the thinking time is basically the place जहां पर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो चुकी है और अगर आप इसका डिस्टेंस फाइंड करना चाहें तो आप एरिया अंडर द ग्राफ से फाइंड कर सकते हैं, which would be a form of a rectangle in most of the cases. तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको थिंकिंग टाइम वाला जो रीजन है वो एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में नजर आएगा और इस डिस्टेंस को आप कहते हैं थिंकिंग डिस्टेंस. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही आपने अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, वंस यू आर डन विद द ब्रेन स्टॉर्मिंग ऑफ वेदर टू रिड्यूस स्पीड और टू इंक्रीज स्पीड, तो आप ये भी सोच लेते हैं कि मुझे ब्रेक प्रेस करना है या कांस्टेंट रेट पर अपनी कार को मूव करते हुए डॉच करना है ऑब्स्ट्रक्शन को. मेना वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम चैप्टर. हमारा चैप्टर वही ग्राफ्स इन प्रैक्टिकल सिचुएशन है. एक छोटा माइन्यूट कॉन्सेप्ट रह गया था,
उसे आज कवर कर रहे हैं और इसको कवर करते ही नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, as soon as I have decided to like press the brakes or to dodge, तो इस पॉइंट से मेरी स्पीड में और मेरा जो मोशन है उसमें एक चेंज आएगा. सो आई वुड क्रिएट सम चेंज. लेट्स से इफ आई एम प्रेसिंग द ब्रेक्स, तो जैसे ही मैं ब्रेक्स प्रेस करूंगा, my speed is going to reduce and it is going to come towards rest. तो अब रेस्ट की तरफ आ जाऊंगा मैं. तो जैसे ही मैंने ये प्लान किया कि मुझे ब्रेक्स प्रेस करने, आई वुड अप्लाई द ब्रेक्स. जैसे ही मैंने ब्रेक्स को अप्लाई करना है तो मुझे नजर आएगा कि मेरी स्पीड रिड्यूस होना शुरू हो चुकी है एंड इट इज नाउ रिड्यूसिंग एंड गोइंग टूवर्ड्स जीरो. अब ये स्पीड जीरो की तरफ बढ़ रही है, विच मीन्स that I am going to stop in a few minutes or a few seconds. तो ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन को हम कहते हैं ब्रेकिंग टाइम. सो दिस इज योर ब्रेकिंग टाइम राइट ओवर हियर. और अगर आप इस ब्रेकिंग टाइम को डिस्टेंस की फॉर्म में फिगर आउट करना चाहें कि इस पूरे ब्रेकिंग पीरियड के अंदर आपने कितना जर्नी कवर कर लिया है या कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया है, तो अगेन आपने क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ के साथ डील करना है, तो आप अगर डिस्टेंस फाइंड करना चाहोगे तो कैसे करोगे? एरिया अंडर द ग्राफ से. सो आई जस्ट सिंपली फिगर आउट द एरिया फॉर दिस शेप विच इज ऑफ कोर्स अ ट्राइंगल एंड आई विल बी हैविंग माय ब्रेकिंग डिस्टेंस. तो इस तरीके से हम अपना ब्रेकिंग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. So that was the speed time graph relating with thinking time and braking time. अब इसको आगे लेकर चलते हैं और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के साथ रिलेट करके देखते हैं. वैसे अच्छी बात यह है कि डिस्टेंस ऑफ ब्रेकिंग और डिस्टेंस ऑफ ट्रेवलिंग, whether it is like the thinking distance or the braking distance, hasn't been assessed in past 10-12 years. पिछले 10-12 साल में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया है और यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस बार भी ये आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देगा. एग्जामिनर भाई जो हैं भूल चुके हैं कि थिंकिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कोई चीज थी सिलेबस में. अब आ जाते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यू आर लाइक गोइंग विद अ क्विक डिस्टेंस, क्विकली कवरिंग सम डिस्टेंस. अचानक से ऑब्स्ट्रक्शन सामने आ गई. शगुफ्ता आंटी जो हैं वो भागते हुए अपने घर से निकलकर आपकी गाड़ी के सामने आ गई. अब उन्होंने ये सोचा कि मुझे आज जान दे देनी है, मैं जान दे दूंगी अपनी. लेकिन हम भी ड्राइवर हैं जबरदस्त किस्म के, तो हमने क्या सोचा कि आंटी की जान नहीं जाने देंगे. तो अब हम प्लान कर रहे हैं कि आंटी को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. तो हमने जब प्लान करना था उस वक्त हमारा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रेट पर जाएगा. इफ यू रिमेम्बर, हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लांटेड लाइन होती है वो कांस्टेंट स्पीड को डिफाइन कर रही होती है. सो माय डिस्टेंस टाइम ग्राफ वुड हैव अ स्ट्रेट लाइन स्लोप्ड अपवर्ड्स लाइक दिस. इस रीजन को हम कहेंगे अपना थिंकिंग टाइम या थिंकिंग पीरियड. इस पीरियड के दौरान मैंने प्रोसेस करना है कि वेदर आई नीड टू हिट द आंटी, आई नीड टू डॉज हर, और आई नीड टू प्रेस द ब्रेक्स. तो मैंने ये सोचा कि आंटी जो हैं ऑल्थो मरने आई हैं लेकिन उनको मारा नहीं जाएगा, उनको जिंदा रख के अजियत देनी है. तो उनको दुनिया में रखना है मुझे. तो मैं क्या करूंगा, मैं ब्रेक्स प्रेस कर दूंगा. आई वुड प्रेस द ब्रेक्स एंड सडनली यू वुड ऑब्जर्व दैट my distance would come to a halt after a curve. तो एक कर्व क्रिएट होगा. इफ यू कैन सी ओवर हियर, एक कर्व क्रिएट हुआ और फिर हमारी जो ट्रेवलिंग है वो रुक चुकी है, विच इज बेसिकली डिफाइंड बाय दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ में बिल्कुल टॉप पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती थी वो रिप्रेजेंट करती थी रेस्ट को, जबकि ऐसा कोई कर्व अगर नजर आए तो उसको हम कहते थे डिसेलरेशन. सो आई एम बेसिकली डिसेलरेटिंग ओवर हियर एंड अ स्लोप्ड लाइन which is going upwards is basically the constant speed, while previously I was traveling with some acceleration. अगर इस टाइप का कर्व हमें नजर आएगा तो इसको हम कहते थे acceleration.
नाउ द गुड थिंग इज के डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेट करते हुए थिंकिंग डिस्टेंस या ब्रेकिंग डिस्टेंस कभी नहीं पूछा गया है, और इस बार भी नहीं पूछा जाएगा होपफुली, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो आप लोगों को पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने आप लोगों को डिस्टेंस टाइम ग्राफ से रिलेट करके ये बता दिया है, ऑल्दो इट्स नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग बैक टू द स्पीड टाइम ग्राफ, तो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो वो थिंकिंग डिस्टेंस है, जबकि एक स्लांटेड लाइन कमिंग डाउनवर्ड्स इज बेसिकली योर ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हो गई हैं कवर। और जब भी कभी आप से अगर पूछा जाए कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ पर नजर आई है, तो ऑब्स्ट्रक्शन हमेशा जो कांस्टेंट स्पीड है उससे पहले नजर आती है, और ब्रेक्स प्रेस करने की पोजीशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन के आगे होती है। लाइक इफ यू सी ओवर हियर वी हैव सीन द ऑब्स्ट्रक्शन एंड ओवर हियर वी हैव प्रेस्ड द ब्रेक्स। इस जगह पे हमने ब्रेक्स को प्रेस कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर थिंकिंग एंड ब्रेकिंग डिस्टेंसेस एंड योर थिंकिंग एंड ब्रेकिंग टाइम्स। आई होप नाउ दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। जी, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई क्यूरी, कुछ ऐसा जो समझना हो पूछना हो? यस, एवरीवन ऑफ यू इज परफेक्टली क्लियर। ओके परफेक्ट। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ओके सो आवर न्यू चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नंबर 15 है हमारे सीक्वेंस में, और प्रोबेबिलिटी पेपर वन के लिए इम्पोर्टेंट है। दुआ कीजिएगा पेपर टू में ना आए, अगर पेपर टू में आ गया तो चीखें निकल जाएंगी और रोना आ जाएगा आप लोगों को। प्रॉब्लम यह है कि पेपर टू में पहले हुआ करती थी चॉइस, अब चॉइस भी नहीं है, तो अगर प्रोबेबिलिटी आ गया पेपर टू में तो फिर आप छोड़ भी नहीं सकते। ऑल्दो आप लोग जो हैं वो बड़े महान लोग हैं, तो आपको चॉइस की जरूरत नहीं है, वैसे ही छोड़कर आ जाते हैं पेपर। तो अगर लाइक करना चाहें आप तो आपको लाजमी ही करना होता है फिर प्रोबेबिलिटी, और छोड़ना चाहें तो कोई टेंशन ही नहीं है, छोड़ देंगे हम, कोई मसला नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी का पेपर वन में शेयर यूजुअली होता है 3 से 4 मार्क्स का, जो कि कंफर्म है। कभी भी प्रोबेबिलिटी पेपर वन से नहीं हटता, पेपर वन में लाजमी आता है। अगर पेपर वन में नहीं आया इसका मतलब है पेपर टू में आएगा फिर। तो पेपर वन में 3 से 4 मार्क्स डेफिनेट हैं इसके। और 2013 से ये पेपर टू में आना शुरू हुआ है। 2013 मई जून में पहली बार आया था, एंड आई वाज द स्टूडेंट, वन ऑफ दोज स्टूडेंट हु फेस्ड दैट प्रोबेबिलिटी इन पेपर टू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमारे अटेम्प्ट में पहली बार आ गया था ये। और इसका जो पेपर शेयर है पेपर टू में वो 10 to 12 मार्क्स का रहता है। और पेपर टू में ये ऑन एंड ऑफ आता है, लाइक इट अपियर्ड इन 2013, उसके बाद 2015 में आया था, फिर 17 में आया था, और फिर 20 में आया था। तो अब इट इज़ वेरी वेल एक्सपेक्टेड कि क्योंकि अब 23 है, तो 3 साल गुजर चुके हैं, अभी तक अपियर नहीं हुआ पेपर टू में। तो इस साल इसका एक बहुत प्रोमिनेंट चांस है कि ये पेपर टू में अपियर हो जाएगा। अगर ये पेपर टू में अपेयर हुआ तो पेपर वन का या तो इसका शेयर रिड्यूस हो जाएगा, या फिर ये आएगा ही नहीं पेपर वन में। सो नाउ स्टार्टिंग अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। किसी को आइडिया है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है, या वर्ड प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? यस, एनीवन? बिल्कुल, वेरी गुड है ना। इट्स बेसिकली रिलेटिंग टू चांसेस और पॉसिबिलिटीज। तो किसी भी चीज का क्या पॉसिबिलिटी है या कितना चांस है उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी वेरिएट करती है मल्टीपल फैक्टर्स पे। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग गेटिंग अकर्ड इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी का सबसे इम्पोर्टेंट यूज केस होता है कसिनोज में, जहां पर बैट्स लगती हैं, जहां पर गैम्बलिंग वगैरह से रिलेटेड काम होता है, वहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड टू योर लाइक एस्टोनिशमेंट मैं आपको बताऊं कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने वाले जो भाई हैं वो बेसिकली एक
पोकर एडिक्ट थे. ही वॉज बेसिकली एडिक्टेड टू कसिनोज एंड ही क्रिएटेड प्रोबेबिलिटी. तो ये जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आपको नजर आएंगी ये किसी साइंटिस्ट ने नहीं की. ये एक पागल आदमी था जिसको कोई और काम था नहीं. तो वो भाई साहब घर से बाहर निकले हुए थे. उन्होंने सोचा कि भाई क्यों ना कसिनोज से ही रिलेट करते हुए कुछ बना दें. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रोबेबिलिटी पे काम करना शुरू कर दिया. तो इतने फारिग लोग भी हैं दुनिया में. तो हुआ कुछ ऐसे कि उन्होंने जब प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हुए चीजें बनाई, formulas क्रिएट किए, so he became one of the most prominent casino players of that place and he was basically residing in Vegas, US. तो वो तो हब है कसिनोज का. तो वहां पर उन्होंने जब ये फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करके कसिनोज के अंदर बैट लगाना शुरू की, ही मेट लाइक ही मिंटेड मिलियंस ऑफ डॉलर्स और काफी पैसा कमाया उन्होंने. तो प्रोबेबिलिटी रिलेट करता है चांसेस या पॉसिबिलिटीज से. इसका फॉर्मूला काफी इजी है. I'll tell you the formula of it. तो फॉर्मूला कुछ ऐसे रहता है that probability is equal to number of favorable chances divided by total chances. Like I'll give you an example तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा ये फॉर्मूला. So what happens over here is that if you're dealing with any sort of like case, जैसे मेरे पास एक बैग है, I've got a bag over here having some balls over here. तो इसमें कुछ balls रखी हुई हैं and these balls have some letter imprinted on them. Like there is A printed on 3 of them, जबकि बाकी 2 पे B printed है. Now in case if I ask you to figure out the probability of finding a ball written A on it, तो होता कुछ ऐसा कि हमने बेसिकली हाथ डाला इस बैग के अंदर और एक बॉल को पिक कर लिया. नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ फिगरिंग आउट दैट दिस बॉल हैज ए प्रिंटेड ऑन इट. तो ए वाली बॉल फाइंड करने की पॉसिबिलिटी अगर मैं निकालना चाहूँ तो ए के लिए मुझे फाइंड करने होंगे फेवरेबल चांसेस कि ए से रिलेटेड कितनी बॉल्स मौजूद हैं यहाँ पर. सो आई हैव गॉट अ टोटल ऑफ 3 बॉल्स विद ए प्रिंटेड ऑन देम. तो ए वाली कितनी बॉल्स हैं मेरे पास? 3 बॉल्स हैं. वाइल इफ आई सी आई हैव गॉट 2 बॉल्स एक्स्ट्रा. तो टोटल मेरे पास 5 बॉल्स हैं जबकि ए से रिलेट करने वाली 3 बॉल्स थी. तो ए वाली बॉल्स को मैंने रखा ऊपर और जो मेरी टोटल बॉल्स हैं विच आर लाइक 5 ऑफ देम आई जस्ट पुट देम इन द डिनोमिनेटर. तो जो भी आपका टोटल होता है उसको आप रखते हैं नीचे और जिस चीज की भी प्रोबेबिलिटी आप फाइंड करना चाहें उसको रखते हैं आप ऊपर. सो दैट इज हाउ यू वुड गेट योर प्रोबेबिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. नाउ माय क्वेश्चन इज दैट is there anyone who could figure out the probability of B? अगर मैं बैग में हाथ डालूं और बॉल निकालता हूं और उस बॉल पे B प्रिंटेड है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई बता सकता है? ओके, ऑल ऑफ यू नीड टू गिव द आंसर इन फ्रैक्शन. अभी फिलहाल हम फ्रैक्शंस में ही डील करेंगे. ऑल्दो प्रोबेबिलिटी में कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि आप लाइक फ्रैक्शंस में आंसर दें या डेसिमल में. सो करंटली वी वुड ओनली प्रेफर फ्रैक्शंस. आगे जाकर फिर हम डेसिमल्स में भी डील करेंगे. यस, सो ऑल ऑफ यू हैव गॉट द करेक्ट आंसर. इट्स 2/5. वेरी गुड. अब आ जाते हैं हम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रेंज पर कि प्रोबेबिलिटी कहां से कहां तक हो सकती है. सो द प्रोबेबिलिटी कुड बी एनीवेयर फ्रॉम 0 to 1. आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 से 1 तक लाई करेगी. ना ही 0 से नीचे हो सकती है लाइक नेगेटिव हो सकती है और ना ही 1 से ज्यादा हो सकती है लाइक 1.1 भी नहीं हो सकती, 1.01 भी नहीं हो सकती. सो द रेंज इज फ्रॉम 0 till 1. तो आप जितने भी आंसर्स निकालेंगे प्रोबेबिलिटी के, whether it is 3/5 or 2/5, 1/7, 1/10, वट एवर द वैल्यू इज, आप अगर उसको कन्वर्ट करें डेसिमल में तो आपको नजर आएगा कि मेरा आंसर हमेशा 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है. और इट कुड बी एटलीस्ट 1 और एटलीस्ट लाइक 0 या 1 से बीच में ही रहेगा या 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है. इनसे बाहर नहीं होगा कभी भी.
नाउ द केस ओवर हियर इज कि अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूं तो डेसिमल में लिख सकता हूं अपने आंसर को या नहीं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं आप डेसिमल में, और अगर आप चाहें तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। बोथ ऑफ देम आर एक्सेप्टेबल और एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। बट देयर इज वन थिंग कि अगर एग्जामिनर आपको कहे टोटल, लाइक इफ ही इज सेइंग दैट द टोटल प्रोबेबिलिटी इज एक्स, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हमेशा टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है। ना वन के अलावा कुछ और हो सकता है, ना ही जीरो हो सकता है, और ना ही नेगेटिव पॉजिटिव में कुछ और वैल्यू होगी। सो इट वुड स्पेसिफिकली बी वन ओनली। लाइक अगर प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा हमेशा वन ही रहेगा। मैं आपसे जब भी कभी कहूंगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए टोटल में से माइनस कर दें, तो टोटल का मतलब है वन। बस ये आपने याद रखना है। अब चलते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। नाउ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड कार्ड आउट ऑफ अ डेक ऑफ कार्ड्स। नाउ दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले डेक ऑफ कार्ड समझना होगा। शायद आप लोगों ने देखे भी होंगे जो कार्ड्स प्ले किए जाते हैं पोकर्स वगैरह में, तो उनको हम जब सेट में रखते हैं तो उस सेट को हम डेक कहते हैं, एंड दैट इज अ डेक ऑफ कार्ड। अब एक डेक ऑफ कार्ड में हमेशा आपको 52 कार्ड्स मिलेंगे। यू वुड हैव 52 कार्ड्स, और 52 कार्ड्स में से हमारे पास 26 होते हैं रेड और 26 होते हैं ब्लैक। 26 कार्ड्स ऑफ रेड एंड 26 ऑफ ब्लैक, और इनमें फिर हमारे पास फर्दर क्लासिफिकेशन होती है। 13 डायमंड्स होते हैं, 13 हार्ट्स होते हैं, 13 स्पेड्स एंड 13 लीफ। तो इस तरीके से हमारे पास डिविजन्स होती हैं। और एग्जामिनर जब भी कभी आपसे कहें कि आपने कोई एक कार्ड पिक करना है आउट ऑफ द डेक ऑफ कार्ड्स, तो डेक का मतलब हमेशा 52 रहेगा, और जो भी कार्ड वो फाइंड करने को कह रहे हैं हमें, तो उसकी नंबर्स को हमने रखना है न्यूमरेटर में, डिवाइड करवाना होगा 52 से। नाउ इन केस इफ दे हैव गिवन अस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द रेड कार्ड्स, तो हमने यूज करना है 26 फॉर द रेड कार्ड्स। अगर वो हमें कहते हैं 13 लाइक डायमंड्स यूज करने हैं, या मुझे लाइक स्पेड फाइंड करना है, तो स्पेड डायमंड या हार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपने 13 को यूज करना है। नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ रेड कार्ड आउट ऑफ द डेक इज गोइंग टू बी 26, which is the count of red cards divided by 52। इससे अलग हमारे पास चार टर्म्स और हैं, विच इज डायमंड, स्पेड, हार्ट्स एंड लीफ। तो ये चार हमारे पास और टर्म्स होती हैं, और हर एक टर्म का काउंट हमारे पास 13 होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या सर हम अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में दे सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, आपका आंसर आ रहा है 26/52, विच इज डेफिनेटली सॉल्वेबल, और हम प्रोबेबिलिटी में बिल्कुल अपने आंसर को सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में दे सकते हैं। इनफैक्ट इट इज मोर रिकमेंडेड टू बी लाइक इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन रादर देन अ नॉर्मल फ्रैक्शन। तो अगर आप सिंप्लीफाई करें, और आप लोगों की मैथ्स अगर अच्छी हो, तो आप लोगों को पता होगा कि 26 के टेबल में 52 डायरेक्टली डिवाइड हो सकता है, विच इज गोइंग टू बी 1/2। तो राइट अवे हमारा आंसर 1/2 आ गया। मीना के आंसर्स आज बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। लगता है मीना जो है वो पुरानी आयत वगैरह पढ़कर आई हैं, और रात में बहुत दुआएं वगैरह की हैं इन्होंने आंसर्स ठीक लाने के लिए। तो आज इनके सारे आंसर्स ठीक आ रहे हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव अनदर केस जहां पर एग्जामिनर भाई कह रहे हैं दैट यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, प्रोबेबिलिटी में आई थोड़े ज्यादा बन गए, लेट मी जस्ट एडजस्ट। जी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टू पिक अ डायमंड आउट ऑफ रेड कार्ड्स।
नाउ देयर आर टू डिटेल्स ओवर हियर गिवन। पहली जो इंफॉर्मेशन है वो ये है दैट आई नीड टू पिक अप अ डायमंड। मुझे एक डायमंड पिक करना है, और कहाँ से पिक करना है? रेड कार्ड्स में से पिक करना है, विच मीन्स दैट आई एम गोइंग टू हैव अ डायमंड विच इज बेसिकली अ टोटल ऑफ 13 डायमंड कार्ड्स होते हैं हमारे पास। डिवाइड करवाएंगे रेड कार्ड्स के काउंट से, सो द रेड कार्ड्स आर 26 इन काउंट, सो दैट इज गोइंग टू बी 13 over 26 and that will produce 1 over 2। तो 1 over 2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्यूरी। एक सिमिलर क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, आप लोगों ने सॉल्व करना है और चेक करना है आंसर क्या आता है। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी of picking a spade out of the deck of cards। तो मेरे पास डेक मौजूद है कार्ड्स का। आई नीड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्पेड। तो मुझे स्पेड की प्रोबेबिलिटी बनानी है आउट ऑफ द एंटायर डेक। सो व्हाट इज गोइंग टू बी द फाइनल आंसर? आप में से कोई बता सकता है? वेरी गुड मीना, इट्स 13 over 52 which is going to be 0.25। परफेक्ट। तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.25। और अब चलते हैं आगे। मैं ना आपके आंसर जितनी तेजी से करेक्ट आ रहे हैं, मुझे शक हो रहा है आप पे, कहीं आप भी जो है वो कसीनो जाकर प्रोबेबिलिटीज तो फाइंड नहीं कर रही हैं, बिकॉज यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर्स। अब आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट केस है रिलेटिंग टू द प्रोबेबिलिटीज ऑफ टोटल। लाइक अगर मेरे पास टोटल से रिलेट करने वाला क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे और एनालाइज कैसे करेंगे कि भाई ये टोटल से ही रिलेट कर रहा है। लाइक द क्वेश्चन वुड से दैट यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग a spade out of the deck। तो बेसिकली एग्जामिनर भाई हमें कह रहे हैं कि आप हाथ डालें डेक के अंदर और एक कार्ड पिक करें। यू नीड टू पिक आउट अ कार्ड एंड दैट कार्ड शुड नॉट बी अ स्पेड। वो स्पेड नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, और फिर उसको हम ऑपोजिट कर लेंगे। पहले स्पेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। दैट इज गोइंग टू बी 13 over 52। 13 over 52 से हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली है स्पेड की। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि स्पेड की प्रोबेबिलिटी तो हमें चाहिए ही नहीं थी। एग्जामिनर वाज सेइंग दैट यू नीड टू नॉट गेट अ स्पेड, यू डोंट नीड टू हैव द स्पेड, अदर देन स्पेड कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली वी नीड टू मेक ऑपोजिट ऑफ स्पेड। स्पेड का ऑपोजिट बनाना है मुझे। तो ऑपोजिट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, आप टोटल में से माइनस कर देते हैं प्रोबेबिलिटी को। फॉर वॉट एवर पर्पज यू नीड टू फिगर आउट द प्रोबेबिलिटी। आपने क्या करना है, आप उससे अगेंस्ट में प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करना चाहें, लाइक स्पेड नहीं निकालना, तो स्पेड ही निकालेंगे हम, क्योंकि हम जो है बहुत ही बदतमीज हैं, हम जिद्दी हैं और हमने नहीं माननी एग्जामिनर की। तो एग्जामिनर ने अगर कहा कि भाई स्पेड नहीं निकालना, तो हम क्या कहेंगे, अब तो स्पेड ही निकलेगा। अब स्पेड ही निकालेंगे और स्पेड निकाल कर ही आंसर देंगे आपको। तो आपने क्या किया, आपने स्पेड की प्रोबेबिलिटी करनी है फाइंड। जब स्पेड की प्रोबेबिलिटी आ गई तो स्पेड की प्रोबेबिलिटी को आप टोटल से माइनस कर देंगे। अब आपको याद होगा प्रोबेबिलिटी से रिलेट करते हुए टोटल मैंने आप लोगों को बताया है कि 1 हमेशा टोटल होता है, और जो भी आप माइनस करना चाहें वो फिर माइनस कर सकते हैं। सो द टोटल इज 1 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 0.25। तो आपके पास बन जाएगा 0.75 as your final probability for not having a spade। 0.75 is for not the spade। तो स्पेड के अलावा कुछ भी हो सकता है यहाँ पर,
लेकिन स्पेड नहीं होगा। आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव फॉरवर्ड। यस, एनी वन ऑफ यू हैविंग एनी क्यूरी? डन, आगे चलते हैं। The next concept is related to the conditions of and or. तो प्रोबेबिलिटी में हमारे पास एक केस आता था तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर लिया करते थे, लेकिन अगर डुअल केस की प्रोबेबिलिटी आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें समझना है। नाउ द एग्जामिनर इज सेइंग दैट यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग a spade or a diamond out of the deck। तो अब सीन कुछ ऐसा है कि एग्जामिनर भाई ने हमें पूरा एक डेक दिया है और डेक में से वो कह रहे हैं या तो आप स्पेड फाइंड कर लें या फिर डायमंड फाइंड कर लें। अब इस टाइप के केस में हमारे पास दो डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज आएंगी। उनको सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट ये है कि आपने सेंटेंस को दोबारा पढ़ना है और देखना है कि दोनों प्रोबेबिलिटीज के बीच में और लिखा हुआ है या एंड लिखा हुआ है। सो एज यू कैन सी वी हैव गॉट द कंडीशन ऑफ और। अगर और की कंडीशन आती है तो क्या करना है, अगर एंड की कंडीशन आती है तो क्या करना है, ये हम समझ लेते हैं। लाइक इफ वी आर फिगरिंग आउट द प्रोबेबिलिटी विद और, व्हाट वी विल डू इज we will add up the probabilities, जबकि एंड में हम प्रोबेबिलिटीज को कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो अगर और की कंडीशन आती है तो हम ऐड करेंगे प्रोबेबिलिटीज को, जबकि एंड के साथ हमने मल्टीप्लाई करना होता है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर इज that we are going to figure out the probability of spade separately and then the probability of diamond as well। तो स्पेड हमारे पास बनेगा 13/52 बिकॉज वी आर डीलिंग विद द एंटायर डेक। हम प्रॉपर पूरे डेक के साथ डील कर रहे हैं, सो दैट इज गोइंग टू बी 13/52 विच विल बिकम 1/4। वाइल वी हैव गॉट डायमंड ओवर हियर, तो डायमंड भी हमारे पास 13/52 करके आ जाएगा एंड दैट वुड प्रोड्यूस 1/4 अगेन। नाउ द थिंग ओवर हियर इज कि हमारे पास दो सेपरेट प्रोबेबिलिटीज आई हैं और हमें कंडीशन गिवन थी और की। तो और के साथ हम क्या करते हैं, और के साथ हम करते हैं एडिशन। सो वी वुड पिक अप बोथ ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज एंड ऐड देम अप टुगेदर एंड दैट वुड प्रोड्यूस 1/4 plus 1/4 which would give 2/4 और 0.5। तो आप 1/2 कह सकते हैं, 2/4 भी कह सकते हैं, 0.5 भी कह सकते हैं, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। तो यहाँ पर हमारा जो और से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था वो कवर हो गया है। एंड से रिलेटेड कॉन्सेप्ट आप लोग सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे कि आंसर क्या आता है आप लोगों का। यू नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ स्पेड एंड अ हार्ट आउट ऑफ द डेक। तो अब एग्जामिनर भाई हमें कह रहे हैं दैट वी नीड टू फाइंड द स्पेड एंड अ हार्ट आउट ऑफ द डेक। तो अब आप लोगों ने ट्राई करना है ऐसे। और की कंडीशन में हम लोग करते थे एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, मल्टीप्लीकेशन होती है एंड के साथ। तो अभी एंड की कंडीशन है, आप दोनों प्रोबेबिलिटीज फिगर आउट करेंगे और एंड वाला लॉजिक यूज करेंगे विच इज बेसिकली द मल्टीप्लीकेशन। तो ट्राई करें इसे जरा एंड लेट्स सी इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर और नॉट। Okay, so we have the answer over here, which is 0.0625.
Now what happens over here is that we are having a spade which is 13/52. एंड की कंडीशन में हम कर देते हैं मल्टीप्लाई और हमारे पास आ जाती है लास्ट कंडीशन विच इज ऑफ हार्ट, दैट इज 13/52 अगेन. नाउ द प्रॉब्लम इज के बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करवाना शुरू कर देते हैं पहले विदाउट सिंप्लीफाइंग द फ्रैक्शन. तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से मल्टीप्लीकेशन में, तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है. तो कोशिश ये करनी है व्हेन यू आर डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी और एनी सॉर्ट ऑफ फ्रैक्शंस, तो फ्रैक्शन अगर सिंप्लीफाइबल है आप उसको पहले सिंप्लीफाई कर लें एंड देन सॉल्व इट फर्दर रादर देन फर्स्ट मल्टीप्लाइंग द वैल्यूज. क्योंकि अगर आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बहुत बड़ा नंबर आता है विच इज काइंड ऑफ डिफिकल्ट टू हैंडल. और वैसे ही हमारी जो मैथ्स है वो बेचारी वेंटिलेटर पे, तो उससे ज्यादा मेहनत हमने नहीं करवानी. तो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे. वील हैव 1/4 over here and 1/4 on the right side as well. So we'll be left with 1/4 times 1/4 and that would produce 1/16 as my final answer. तो कुछ इस तरीके से आप अपना फाइनल आंसर फिगर आउट कर पाएंगे. Now moving forward on to another condition which is with and without replacement case. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है और काफी टेक्निकल है, इसको जरा गौर से समझिएगा और फिर इसको हम रिलेट भी करेंगे और एंड के साथ. सो द केस ओवर हियर इज विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट. तो अब होता कुछ ऐसे है कि आपके पास अगर एक डेक ऑफ कार्ड मौजूद है, आपने अगर कार्ड को पिक किया, यू पिक्ड अप द कार्ड एंड यू प्लेस्ड इट बैक. आपने अगर कार्ड पिक करके उसे चेक करके वापस रख दिया अगर, तो वो केस है विद रिप्लेसमेंट का. लाइक यू हैव पिक्ड अप द वैल्यू और पिक्ड अप द थिंग, चेक्ड इट आउट एंड प्लेस्ड इट बैक. तो अगर आप प्लेस बैक करते हैं दैट इज विद रिप्लेसमेंट. And if you are just picking up the card and vanishing away, that is without replacement. तो with replacement का मतलब होता है placing back, जबकि without replacement का मतलब होता है taking away. अब इसका इम्पैक्ट क्या है ये हमें समझना है. लाइक इन केस अगर हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं, लाइक आई पिक अप द कार्ड, चेक इट आउट एंड प्लेस इट बैक. अगर मैंने कार्ड को वापस प्लेस कर दिया है तो क्या मेरे टोटल में कोई डिफरेंस आया है? एम आई स्टिल हैविंग 52 कार्ड्स इन द डेक और विल दे बी लाइक समथिंग डिफरेंट? आई हैव चेक द कार्ड एंड प्लेस इट बैक. मैंने वापस प्लेस कर दिया है कार्ड को अपनी जगह पे, तो क्या मेरे कार्ड्स का टोटल चेंज हो गया है या सेम है? Yes. Anyone having any idea? Basically, the total would remain same. Total would remain same. So the thing over here is कि अगर हम एक 52 deck of card के साथ डील कर रहे हैं, तो 52 cards में से I've taken away one card, checked it out, and then placed it back. तो अगर मेरे पास 52 कार्ड्स का डेक था, उसमें से मैंने एक कार्ड पिक किया है, उसको चेक किया मैंने एंड आई देन प्लेस्ड इट बैक, तो मैंने बेसिकली विद रिप्लेसमेंट का केस यहाँ पर परफॉर्म किया है, विच मीन्स दैट आई एम प्लेसिंग बैक द कार्ड. और क्योंकि मैंने कार्ड को पिक किया, चेक करके वापस रख दिया है, तो मेरा जो टोटल है, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स विच आई एम हैविंग इज नॉट गोइंग टू चेंज. तो मेरे टोटल कार्ड्स 52 थे, 52 ही रहेंगे, विच मीन्स दैट द टोटल इज स्टिल सेम. तो विद रिप्लेसमेंट का केस ये होता है दैट इफ यू आर लाइक पिकिंग अप द कार्ड, चेकिंग इट आउट एंड देन प्लेसिंग इट बैक, दैट इज विद रिप्लेसमेंट. और विद रिप्लेसमेंट में आपका टोटल कभी भी चेंज नहीं होता. नाउ कमिंग टू द अदर साइड, वी हैव विदाउट रिप्लेसमेंट.
जहां पर आपने कार्ड को पिक किया, कार्ड को पिक करके आपने चेक किया कार्ड को, और वो कार्ड आपको अच्छा लग गया, तो आपने क्या करना है, आपने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन बन जाना है और फिर उस कार्ड को अपनी ओनरशिप समझकर बाहर ले जाएंगे आप। तो ऐसा होगा कि आपका कार्ड जो आपके हाथ में था वो अब क्योंकि आपके साथ जा चुका है, तो टोटल हमारा 52 के बजाय कितना रह जाएगा, 51 रह जाएगा। सो वी कैन से दैट विदाउट रिप्लेसमेंट में हम क्योंकि अपनी ऑब्जेक्ट या अपनी चीज को वापस नहीं रखते हैं, वी टेक इट अवे, सो द टोटल वुड रिड्यूस। सो इन अ केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट, द टोटल विल रिड्यूस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं एक क्वेश्चन में। लाइक द एग्जामिनर इज सेइंग दैट Ali picked a red ball and took it away. Find the probability of Ahmed having a blue ball afterwards. So basically the thing is कि हमारे पास एक बैग है, we have got a bag full of different colored balls. तो हमारे पास 3 हैं ब्लू बॉल्स और 2 हमारे पास हैं रेड बॉल्स. Now what happens is that there was a guy named Ali. तो अली भाई जो हैं ये आए, इन्होंने एक बॉल पिक की, रेड कलर्ड बॉल थी. ही जस्ट टुक इट अवे. इन्होंने इस बॉल को पिक करके अपनी लाइक पोजेशन समझकर कैरी कर लिया. ही टुक इट अवे. नाउ द थिंग इज दैट प्रीवियसली वी वर हैविंग 5 balls in total. Now since I've like lost one of my red ball, so I'm reduced to a total of 4 balls. Now I need to figure out the probability of having a blue ball out of these 4. तो अब मुझे क्योंकि अहमद भाई के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है फॉर हैविंग अ ब्लू बॉल, तो हमारी जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी 3/4. प्रीवियसली कितना था ये, इट वाज प्रीवियसली 3/5. लेकिन क्योंकि हमारे जो अली भाई हैं उन्होंने एक बॉल को अपने साथ कैरी अवे कर लिया है, सो इंस्टेड ऑफ हैविंग 5 balls आई एम हैविंग अ टोटल ऑफ 4 balls. तो मेरी बॉल्स की जो काउंट है वो रिड्यूस हो चुकी है, बट स्टिल आई एम हैविंग द सेम नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स. सो दैट इज द लॉजिक ऑफ रिडक्शन इन दी टोटल. ये विदाउट रिप्लेसमेंट का केस है जहां पर अली भाई ने बॉल को पिक किया और वापस नहीं रखा. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है इन विच द एग्जामिनर कुड से that we have 5 balls, find the probability that Ali gets a red and later Ahmed gets a red as well. Or we could say that Ali takes away a red ball and then Ahmed gets a red as well. अब यहाँ पर हमारे पास टोटल वही 5 balls हैं. We are having 3 blue and 2 red. We need to figure out the probability of Ali first, which is going to be 2/5, and then he has like picked up that ball and taken it away. अब इनका जो टोटल है वो रिड्यूस हो चुका है. And when Ahmed shows up for the red ball, he would be having a possibility of picking up
a single red ball out of total 4 balls. कुछ इस तरीके से हमारी प्रोबेबिलिटी बनेगी, लेकिन यहां पर एक केस है हमारे पास which is of AND. They are saying that find the probability that Ali takes a red and later Ahmed gets a red as well. तो AND का मतलब होता है कि हमने इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है. We would have 2/5 being multiplied with 1/4. 2/5 को 1/4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास बनेगा 2/20, which could be simplified further to 1/10. आई होप दिस इज परफेक्टली क्लियर. अगर आप में से किसी को कोई क्यूरी है, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, अदरवाइज वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी? ओके परफेक्ट. तो अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव इट विद a blue and then a red ball. So Ali is like taking away a blue ball in the first place and then Ahmed is trying to have a red ball. तो ये आप लोगों ने फिगर आउट करना है और मुझे बताना है कि आंसर क्या आता है. The total is exactly same again. We are having a total of 5 balls, 3 blue and 2 reds. We need to figure out that Ali will have a blue and Ahmed will have a red ball and they are taking it away. साथ लेकर जा रहे हैं ये, मतलब इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं करनी है. दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. टोटल रिड्यूस हो जाएगा आपका. Yes, anyone of you who has got the answer? Okay, so we have the first answer as 3/10. Could anyone of you confirm if you're getting the same answer? या कुछ डिफरेंट आ रहा है आप लोगों का आंसर? ओके परफेक्ट. तो आप सबका आंसर सेम ही आ रहा है. सो वील जस्ट रैप इट अप ओवर हियर. आज के लिए इतना ही रखते हैं. प्रोबेबिलिटी को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. होपफुली नेक्स्ट क्लास में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड वी विल बी गुड टू स्टार्ट विद पास्ट पेपर्स ऑफ इट. सो दैट्स अ रैप फॉर टुडे. बट बिफोर लीविंग काइंडली जस्ट कंफर्म इफ ऑल ऑफ यू आर परफेक्टली क्लियर विद ऑल द कॉन्सेप्ट्स, या किसी को कोई क्यूरी, कोई प्रॉब्लम? Yes. Anyone having any sort of problem with any of the concepts taught today? या सब क्लियर है? ओके परफेक्ट. तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं. सी यू देन ऑन ट्यूसडे. टेक केयर एवरीवन. अल्लाह हाफिज.